हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर में साम रोहतास से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। आज हम राजनीतिक शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहा, हाय फ्रेंड्स, तो ये रहा आज मेरा राजनीतिक शास्त्र का 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या है। तो इसका उत्तर होगा, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं संगे संबंधियों को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीति में परिवारवाद है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन व या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसकी सीट उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। ये हमारे आज का रूल है कि मतलब कि जो भी परिवारवाद है, मतलब कि सगे संबंधी उसके हैं, जिस नेता के सगे संबंधी हैं वही उस सीट पर अपना मत, अपना अधिकार बना सकते हैं, उन्हीं को ये सीट दे दिया जाएगा। तो मेरा अगला प्रश्न है 22 नंबर कि नस्लवाद क्या है। तो नस्लवाद है जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों के आधार पर भेदभाव हो, तब उसे नस्लवाद कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत एवं अश्वेत के बीच भेदभाव, यानी गोरे और काले के बीच भेदभाव होना, यह है नस्लवाद। अगला प्रश्न है 23 नंबर, गृह युद्ध क्या है। तो यह है जब देश के भीतर ही देश के लोगों के बीच संघर्ष एवं हिंसा शुरू हो जाती है, तो इसे ही गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। मतलब जब देश के भीतर ही देश के जो लोग हैं उनके बीच संघर्ष या हिंसा शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो इसी हम कहते हैं गृह युद्ध का नाम दिया गया है। जैसे श्रीलंका में तमिल एवं सिहली समुदायों के बीच हुआ था। तो मेरा अगला 24 प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग थे, कौन थे। मार्टिन लूथर किंग जो है वो कौन थे। तो वे एक अश्वेत नेता थे जिन्होंने नस्लवाद के विरोध में लंबा संघर्ष किया था। बाद में इनकी हत्या हो गई थी। तो 25वां प्रश्न है, सामाजिक विभेदों की राजनीति किस पर निर्भर करती है। तो स्वयं की पहचान, विभिन्न वर्गों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने के तरीके एवं सरकार की मांगे के प्रति सोच है, ये सामाजिक विभेद है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता यह है कि भारतीय समाज में जाति आधारित विभाजन है। भारतीय समाज पूर्ण रूप से अगड़े और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। राजनीति की सत्ता की बागडोर आज भी उच्च जातियों के हाथों में है। प्रारंभ में ही वे सुविधा संपन्न रहे हैं। समाज में पिछड़े वर्ग, खास तौर पर दलित जाति या सत्ता के पूर्ण रूपेण वंचित रही है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर जातिगत असमानताएं जरूरी हैं। सरकार विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक योजनाओं के अंतर्गत इन असमानताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। तो अगला 27वां प्रश्न है कि भारत वंशवाद से क्या समझते हैं। वंशवाद क्या है। भारत में सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया है कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने संगी संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं
और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। तो मेरा 28वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है पहला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म का विरोध दर्जा देगा। किसी धर्म के विशेष दर्जा देगा और कोई भी ऐसा ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा बिंदु है इसका कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 29वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होती है। यह है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र, अगला 30वां प्रश्न है, लोकतंत्र भारत सरकार है कैसे? लोकतंत्र जनता की सरकार है, मतलब जो लोगों द्वारा जो शासन किया जा रहा है, लोकतंत्र क्या है? वो जनता की सरकार है। कैसे? तो इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, अतः यह जनता का ही सरकार है। यानी जो प्रतिनिधि बनते हैं लोकतंत्र में, लोगों के द्वारा अपने मतों का प्रयोग करके प्रतिनिधि बनाया जाता है, वही करता है सरकार का गठन करता है। गठबंधन सरकारों के 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है केंद्र में भाजपा और सहयोगी दलों का एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एवं पंजाब राज्य में एनडीए एवं अकाली दल अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, उसके 2 उदाहरण हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण था? तो श्रीलंका की सरकार ने स्वतंत्रता के बाद जो कानून बनाए उनके सत्ताधारी सिंहली समुदाय के तमिल समुदाय के हितों के निरंतर उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलों और तथा सिंहलियों के बीच टकराव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। 33वां प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? तो उत्तर है इसका, प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासन राष्ट्रपति होगा, शासक राष्ट्रपति होगा जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, यानी ये गणतंत्र कहलाता है। अब स्थानीय स्वशासन में किस स्तर की शासन व्यवस्था है? तो इसका उत्तर होगा कि यह शासन की सबसे निचली सीढ़ी है जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज एवं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के नाम से जानी जाती हैं। मेरा 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत सरकार को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो इसका उत्तर है कि पहला बिंदु कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। दूसरा बिंदु है, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है।
36वां प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति एवं तीसरा है जिला परिषद। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। अगला 38वां प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो जब संपूर्ण देश का शासन एवं केंद्र से नहीं शासन एक केंद्र से नहीं चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा चलाया जाता है तब उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान में दी गई 3 सूचियों के नाम लिखें। तो उत्तर है भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं संविधान की। मेरा 40वां प्रश्न है संघ राज्य का अर्थ क्या है? तो संघ राज्य का तात्पर्य वैसे राज्य से है जिसमें सत्ता की 2 शक्तियों का प्रांतीय राज्यों में विकेंद्रीकरण होता है। ऐसे राज्य का गठन 2 तरीके से होता है। पहला, जब कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, किसी बड़े राज्य का अनेक राजनैतिक इकाइयों या प्रांतों में बांटकर सत्ता की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। जैसे भारत संघ राज्यों में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय या संघीय तथा स्थानीय या प्रांतीय। दोनों सरकारों के बीच शासन के विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। 41वां प्रश्न है ग्राम सभा क्या है? तो इसका आंसर है कि ग्राम सभा यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा बैठक को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। यानी ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया, जो ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है। अगला 42वां प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल क्या है? देखिए ग्राम में कुछ प्रश्नों का उत्तर तो कर चुका है, लेकिन हम फिर बताते हैं कि ग्राम रक्षा दल में उसी गांव के जो वयस्क मनुष्य होते हैं वही होते हैं ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है, यानी जो उसमें बड़ा होता है, जो दलपति होता है सीनियर, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जिसका मुख्य काम रात्रि में पहरा देना, बाढ़ अकाल जैसी आकस्मिक घटनाओं का डटकर सामना करना है। ये दलपति मतलब कि ग्राम रक्षा दल का कार्य है। 43वां प्रश्न है भारत के किस प्रकार का भाषा नीति है, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर है कि भारत में एक ऐसी भाषा नीति तैयार की गई है जो अधिकतर भारतीय जनसंख्या को शामिल कर सके। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। इन सभी भाषाओं को समान रूप से संवर्धन एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। हिंदी, जो कि भारत के 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, उसे राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने एक सर्वोत्तम भाषा नीति अपनाई है। तो मेरा अगला 44वां प्रश्न है कि दल बदल कानून क्या है। तो जब कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाने के पश्चात उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो इसे दल बदल कहा जाता है। आए दिन दल बदल के कारण सरकारें
गिरती जा रही हैं। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया है। नए दल बदल कानून के अनुसार अब विधायकों या सांसदों को अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती है। इस सदस्यों का दल बदल रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। तो 45वां प्रश्न देखेंगे। तो 45वां प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के महत्व का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा कि स्थानीय स्वशासन का आशय ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें स्थानीय क्षेत्रों का शासन वहां की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन के कार्यों में जनता के अधिक से अधिक भागीदारी हो। इस सामान्यता को व्यवहारिक रूप से स्थानीय स्वशासन के संसाधनों द्वारा ही प्रदान किया गया जाता है। इसमें जनता को लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अपनाने का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होता है। स्थानीय संस्थाएं जन सहयोग के उत्कृष्ट साधन है। स्थानीय शासन के कारण सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला और आदर्श जीवन की आधारशिला है। तो मेरा अंतिम और 46वां प्रश्न है कि वार्ड पार्षद क्या है, के क्या कार्य होते हैं। जो हमारे गांव में वार्ड लोग होते हैं उन वार्ड पार्षद का क्या काम होता है। तो इसका उत्तर है कि वार्ड पार्षद के कार्य, पहला, वार्ड की सड़कों, गलियों, नलियों की नियमित सफाई। दूसरा, सड़कों, गलियों आदि सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था। तीसरा है वार्ड की जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसका निगरानी करना। और चौथा है निर्मल पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना। ये हमारे वार्ड का कार्य है। सो दोस्तों, तो थैंक्स। ये आज के कुल 26 प्रश्न रहे राजनीतिक शास्त्र के। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।